जी बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले में एक चीज तो वाजे हो चुकी है, और इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को तस्लीम कर रहा है कि इसराइल के जो नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले तस्खीर होने का जो एक तासुर था या मफरूजा था, वो अब नहीं रहा है। एक तो गजा में होने वाली कार्रवाई से पहले जो तूफानुल अक्सा का मामला था, उसके बाद ईरान की जानिब से जो मिसाइल अटैक्स किए गए और उसके बाद जो नुकसानात हुए हैं, तो ये चीज पहले नहीं देखी गई थी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस सारी जंग के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो मौजूद नहीं है। जो दोनों फरीक हैं उनकी ताकत में, अहमियत में खासा फर्क है। लेकिन इसके बावजूद आलमी दुनिया कहीं ना कहीं ये एहसास रखती है कि इन मसाइल को अब हल की तरफ लेके जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जिस तरह से एक गुफ्तगू में इसराइल को मुखातिब किया गया, उससे भी हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि वो भी जंग बंदी और दीगर मामलात के अंदर संजीदा थे। अब इस सारी चीज को जहन में रखते हुए जब हम ये देखते हैं कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गजा के मामले पे भी इंटरनेशनली इस चीज की कोशिश की जा रही है कि अब चूंकि तकरीबन 3 माह बाद इस चीज को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जो वहां पर जारी है, तो उसको भी खत्म होना चाहिए। और उसी बुनियाद पर ये जो 2 हफ्ते की जंग बंदी की बात की गई है, और इसराइल के मुख्तलिफ अखबारों में और इंटरनेशनल मीडिया में जो मुख्तलिफ तजावीज सामने आ रही हैं, उनको देख के ये लगता है कि गजा के हवाले से कुछ ना कुछ मंसूबा बंदी और फैसला साजी की तरफ हो सकता है आलमी दुनिया बढ़े, तो अभी ताकि इस स्ट्रैटेजी क्या मसले को नजर हल आ रही है किया जाए। आपको? देखिए ना, जैसे ईरान के फ्रंट पे भी ये कहा तो गया, डोनाल्ड ट्रंप भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते का वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत भी नहीं है। यानी हमने इतनी तबाही ईरान में पहुंचा दी है कि जिसके बाद अगर मुज़ाकरात नहीं भी होते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दो बयानिए हैं, इसकी क्या वजह है? यानी उनको ये डर है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेगा तो कोई सुबकी ना हो या जगहसाई ना हो। जी बिल्कुल, ये अमेरिका की बड़ी पुरानी पॉलिसी है जिसको वो कैरेट एंड स्टिक का नाम देते हैं। और उसके अंदर असूल यही रहा है कि वो दोनों महाज के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस सारे मामले में ये चीज हमारे सामने मौजूद है कि ईरान हो या फलस्तीन हो, दोनों में इंसानी जानों का ज़िया और नुकसान तो बहुत हुआ है। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की जो रेजिलियंस है या उनका जो जज्बा है, उसको नुकसान नहीं हुआ। तो ये वो एक बुनियादी मसला है कि जिसका हल इस वक्त उनके मुखालफिन के पास मौजूद नहीं है। इसी बुनियाद पर यह सारी बातचीत की जा रही है कि इस मसले को मजीद फैलने से रोका जाए। उसकी वजह यह है कि ईरान हो या फलस्तीन, उनके पास खोने को शायद कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन अगर उनकी जानिब से कोई ऐसा अटैक या ऐसी कोई हिकमत अमली प्लान की जाती है, तो उसका डेफिनेटली अमेरिका, उसके अलाइज को, इसराइल को ज्यादा नुकसान होगा। जिस तरह हमने ये देखा कि मशरिक वुस्ता में जब कतर के ऊपर हमला किया गया और बाकी अड्डों के हवाले से भी बातचीत की गई, तो उस वक्त ज्यादा तनदही से आलमी दुनिया ने और सुपर पावर्स ने इस चीज को हैंडल करने की कोशिश की। क्योंकि ईरान अगर उस जानिब जाता तो ईरान का भी नुकसान होना था, लेकिन दूसरी जानिब जो मुफादात थे, उन पर हमला या उनका नुकसान अफोर्डेबल नहीं था। ठीक। अच्छा, अब देखिए, यूएस हो या इसराइल हो, दोनों को इंटरनल ऑपोजिशन का सामना भी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अंदरूनी तौर पे अमेरिकी मीडिया की जानिब से एक तरह से मज़ामत का सामना है। जो CNN रिपोर्ट कर रहा है, CNBC रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकी सदर उसको बिल्कुल निगेट करते हैं और ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल कोविड के दिनों में जो आमने सामने आके खड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी सदर एक दूसरे के आमने सामने। फिर इजरायली वज़ीर दिफा ने यह कहा कि असल टारगेट तो आयतुल्लाह ख़ामनेई था और उनकी ज़ाहिर जान को जो ख़तरात और ख़दशात लाहक थे, उसका बरमला इसका इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पे जो टारगेट है वो लॉक नहीं कर सके, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो दोनों तरफ जो इंटरनल इस वक्त रेजिस्टेंस है दोनों लीडर्स को, इसको किस तरह से देखते हैं और कितना चैलेंजिंग हो जाएगा क़यादत के लिए दोनों ममालिक की? जी मुझे लगता है कि ये इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बयानात की हद तक या स्ट्रेटेजी में इख्तलाफ की हद तक तो चीजें होंगी, लेकिन ये समझना कि शायद इस बुनियाद पर इक़्तिदार चला जाए या फौजी हिकमत अमली मुकम्मल बदल दी जाए, मुस्तक़बिल करीब में मुझे ऐसे होता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसकी एग्जीक्यूशन के 1-2 पॉइंट्स के ऊपर कहीं कहीं इख्तलाफ है।
बाकी मामलात के अंदर तकरीबन दोनों हुकूमतें जो हैं वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रही हैं। तो इसलिए इस सारे मामले को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसराइल या अमेरिका के अंदर नहीं कोई लेकिन ऐसी क्या बड़ी अचीव आप ऑपोजिशन देखिए या देखिए उनका दोनों दबाव। हुकूमतें अपने मकासद हासिल करने में कामयाब, जब आप कामयाबी कहते हैं तो फिर वो क्या कामयाबी, क्योंकि बज़ाहिर तो हमें ना तो उनकी कोई अस्करी कुव्वत को डेंट डलते हुए जैसे ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा मेजर डेंट नज़र आ रहा है, ना ही आयतुल्ला ख़ामनेई ना ही उनकी रजीम को कोई खतरा लाहक हुआ या वो चेंज हो सकी। तो कौन से ऐसी अचीवमेंट्स हैं आप समझते हैं कि इन दोनों ममालिक ने जो अचीव किया है? जी बिल्कुल, ईरान के अंदर जो आला फौजी क़यादत का मौजूद ना होना है और एक ही हल्ले में उन्हें जिस तरह से ख़त्म किया गया, इससे ईरान के डिफेंस सिस्टम पे, ईरान के इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ है। और ये साइकोलॉजिकली किसी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अहम होता है कि किसी एक हमले के अंदर उनके टॉप के 8-10 लोग जो हैं वो मारे जाएं। उसके बाद डेफिनेटली उनके मोराल के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में हमास के हवाले से जो इसराइल की परफॉर्मेंस रही है, और वो जिस तरह से दावा करते हैं कि उन्होंने मिलिटेंट विंग जो हमास का है उसकी बहुत से अहम टॉप लीडर्स जो हैं उनके बारे में कामयाबी हासिल देखिए की देखिए है। यहाँ तक ये बात दुरुस्त है माजिद निज़ामी साहब, फ़लस्तीन की हद तक या हमास की हद तक तो ये दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन ईरान में लगता ये है कि ये फ़ौजी क़यादत को अटैक करने के बावजूद जो नई क़यादत आई वो बड़ी इस्तकामत के साथ लड़ी और देर रिमेन्ड एज ए सिंबल ऑफ रेजिलियंस या रेजिस्टेंस, और उन्होंने कोई गैप फील होने नहीं दिया है। तो यहाँ पर तो ईरान के फ्रंट पे तो वो कामयाबी नज़र आती है। जी, यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि ईरान के पास वेपन्स के मामले में या मिलिट्री स्ट्रेटेजी के मामले में कोई ऐसा बैकअप मौजूद नहीं है कि उसे किसी मुस्लिम दुनिया या गैर मुस्लिम दुनिया के किसी मुल्क की अमली हिमायत हासिल हो। ये वो फर्क है जिसको समझने ठीक। की जरूरत है। इसराइल के पास अगर मिसाइल्स कम होते हैं, असला कम होता है, तो अमेरिका और बहुत से मुल्क उसको देने को तैयार हैं। लेकिन इसराइल ईरान के मामले में उनकी टेक्नोलॉजी में जो नुकसान हुआ है या उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उनके वेपन्स हैं, उनके हवाले से प्रैक्टिकली दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो खड़ा होकर ये ऐलान करे कि हाँ, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में या एटमी टेक्नोलॉजी में इनको सपोर्ट करेंगे अमली तौर पे। तो ये वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान के बारे में मैं कहता हूँ कि ये एक गैर मुतवाज़िन लड़ाई थी या जंग थी, क्योंकि ईरान के पास उस तरह से बैकअप सपोर्ट मौजूद नहीं है। हाँ, जितना कुछ वो तैयार कर चुके हैं, जितना कुछ उनके पास महफूज है, उस हवाले से वो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर लड़ाई लंबी चलती है या उसके अंदर उन्हें कोई नुकसान होता है, तो वो किसी बैकअप के जरिए उस नुकसान को कितना जल्दी पूरा कर पाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्वात में जो निहत्ते मदद के लिए पुकारते हुए आहो बुका करते हुए दरिया बुर्द हो गए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट साइड है, बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी।